A very good evening, dear students and YouTube viewers. So, in the last lecture, we have seen about the trademark. What are the kinds of trademark? We studied regarding what is service mark, what is collective mark, right? I gave you the example of collective mark में हिंदुस्तान यूनिलीवर का या फिर टाटा का. एक टाटा का पर्टिकुलर collective mark है जो उसके हर प्रोजेक्ट में यूज होता है. टाटा टी, टाटा टेस्ले, टाटा स्काई, टाटा मोटर्स, राइट. हमने स्टडीड अबाउट सर्टिफिकेशन मार्क. किसी भी सर्टिफिकेशन मार्क होता है जिससे आपकी किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड पता चले, उस चीज को सर्टिफिकेशन मार्क बोलते हैं. जैसे आईएसआई लिखा होता है किसी पे, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वेजिटेरियन का ग्रीन सिंबल होना, नॉन वेजिटेरियन का क्या सिंबल है. दिस इज ऑल वी हैव स्टडीड. देन आई then we talked about service mark. Particular, I told you that there are two things which come under trademark act. एक तो what is trademark? Trademark is something, any kind of sign, symbol, or any representation which differentiates the one good or service from that of the other good or service. आप जैसे ही दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे न्यूज, मेरे को शूज लेना है नाइकी का, मेरे को शूज लेना है पूमा का, राइट, मेरे को शूज लेना है एडिडास का. तो वो आपको सिंबल आपको याद है जिससे आपको पता होता है. नाम भी ना होगा तो सिंबल से आप बता दोगे कि ये शूज किस कंपनी का है. वो तो नाम लिखते हैं, बट दिस इज द रोल ऑफ ट्रेडमार्क. इट enables you to differentiate the one product from the other, right? But then I told you that goods are not the only thing which come under trademark. There are services also. For example, ओला, उबर, रैपिडो, ये आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचते, आप उनकी सर्विस लेते हो, उनकी राइडिंग की सर्विस लेते हो. एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ओला की हेल्प ले सकते हो, उबर की ले सकते हो, रैपिडो को. इसका कहने का मतलब क्या है? ट्रेडमार्क कवर्स बोथ द थिंग्स. गुड्स भी आते हैं उसके अंदर और साथ में सर्विसेज भी आती है उसके अंदर. तो जब सर्विसेज को भी डिफरेंशिएट करना है एक सर्विस को दूसरे सर्विस से, तब हम उसके लिए भी ट्रेडमार्क यूज करते हैं. ठीक है सर, इतना हो गया. Then today we are going to just see what is trademark infringement and the concept of passing off. In the last lecture, we have seen all this. I told you about the collective mark. सोनी के लिए जो उसकी जो बाकी कंपनीज है, प्रेविया, एक्सपेरिया, वो सब सोनी यूज करती है. टाटा का मैंने दिखाया था आपको. देन आई शोड यू अबाउट ट्रेडमार्क. जब किसी गुड्स को डिफरेंशिएट करने का यूज करते तब ये होता है. और सर्विस मार्क, ये उबर, गूगल, फेसबुक का सारा सर्विस मार्क होता है. ठीक है. law ka, we just have to remember that in India the first law which came regarding the trademark is Trademark Act 1940, which was under British era. Then after that we had Trade and Merchandise Act 1958, and last में Trade and Merchandise Act को replace करके क्या आ गया आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999. Why 99? क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट 1 जनवरी 1995 को आ गया था. उसकी कंप्लाइंस में, क्योंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आईपीआर बताता है कि कम से कम ये तो फॉलो ही करना है. जैसे एग्जांपल, कॉपीराइट में मिनिमम 50 इयर्स की प्रोटेक्शन देना, वो ट्रिप्स की गाइडलाइंस है. हमने पहले 50 दिए थे बाय एग्रीमेंट, बाय स्टेट्यूट, और फिर बाद में अमेंड करके उसको 60 इयर्स कर दिया हमने. ठीक है. उस वक्त अपना फाइनल जो ट्रेडमार्क एक्ट में जो लॉ है वो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999. जस्ट टू गिव यू अ बेटर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. सो आई नो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स. ये सारे अलग अलग ट्रेडमार्क है कंपनीज के. फिर आज अपन ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट देखेंगे हल्का सा. ये नाइकी का सिंबल है, इंडिया में माइकी. ये सब इंडिया में मतलब फुल ओपन में होता है, रोडों पे तो हर जगह होता है. दबा के शूज है एडिडास, एडिमास के. और ये तो फेमस केस भी है स्टारबक्स वर्सेस सरदार बक्स कॉफी का. सो इसलिए अपने को ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट का पता चला. नाउ we will see what is passing off and what is infringement. ओके, वेरी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से. पासिंग ऑफ बहुत अच्छा कंसेप्ट है. So till in last lecture we completed till here, this part, right? I told you कि these are all सर्टिफिकेशन मार्क्स. जब आईएसआई लिखा होता है मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैलिड है. वेजिटेरियन मार्क कैसा होता है? स्क्वायर में जब आपके ग्रीन डॉट आता है मतलब वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है. जब ब्राउन, रेडिश ब्राउन प्रोडक्ट डॉट आता है तो वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है. ठीक है.
अब आपका चैप्टराइजेशन है, आपको छोड़ना नहीं है। मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन बता दिया आपको। बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो चैप्टर से आया था। इस बार आपके पेटेंट की जो क्वेश्चन आया था पर्टिकुलरली, उसमें 4 चैप्टर पूछा था। वैसे ही आपको यहाँ पे सारा याद करना है कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। सो फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी चैप्टर 1, देन रजिस्टर एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 18 से 26। एक बात और ध्यान रखना, ट्रेडमार्क एक्ट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लगभग लगभग आपको सेम मिले प्रोविजंस, है ना। तो फैमिलियरिटीज काफी है, सेम सेम है वो सारी चीजें, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, then we have special provisions related to protection of trademark, then assignment and transmission, use of trademark and registered users, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंड करेक्शन ऑफ द रजिस्टर। ये सब आपको याद करना है अल्टीमेटली अगर जेआरएफ निकालना है। और अगर तुम में से जो भी या तो पहले तैयारी कर चुके हैं या है, अगर आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हो और ऑब्वियसली पढ़ ही रहे हो, और इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर ऑगस्ट थिंग एंड अगर पेपर होता है तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से अगर डिसिप्लिन होके 8-10 घंटे पढ़ोगे रोज तो कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देन सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स है, ये ओमिट हो चुका है। अपील्स है, ऑफेंसेस, एंड लास्ट इज मिसलेनियस, ठीक है। See, registration we are going to see in very simple way. Just the kind of glance to see ki what are the sections of registration of trade. Important and interesting concept is passing out. Okay. So this is under chapter 3, which is procedure and duration of registration. सेक्शन 80 सबसे पहले आप एप्लीकेशन लगाओगे रजिस्ट्रेशन की। 19 में ये है कि आप विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार। क्या लिख रखा है रजिस्ट्रार में, विड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड बट बिफोर ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रार के पास पावर है किसी रीजन से अगर लगे कि ये डुप्लीकेट है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को हैम्पर करता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद भी उसको विड्रॉ कर सकता है, बट बिफोर ट्रेडमार्क इज फाइनली रजिस्टर्ड, उससे पहले वो कर सकता है। देन वी हैव सेक्शन नंबर 20, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। फाइनली आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है एप्लीकेशन की, फलाना आदमी इस नाम से ट्रेडमार्क करवा रहा है। फिर सेक्शन नंबर 21 है कि किसी को भी उस चीज से दिक्कत है कि भैया ये क्यों करवा रहा है, ये एडिडास के नाम से जो नया इंसान आया है एडिमास, ये मेरे राइट को हैम्पर करता है, मेरा मार्केट में रेपुटेशन है, मेरी गुडविल है, पूरी दुनिया मेरे को जानती है, एडिडास का मेरा सिंबल है। आज ये इंसान 4 स्ट्रिप को छोटे छोटे इस हिसाब से कर रहा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग दिखती है, ये ऐसी दिखती है कि मेरे प्रोडक्ट से डायरेक्टली मैच करती है। तो क्या होगा, वो ओपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन हो गया विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने का कारण ही ये होता है कि मार्केट में पता चल जाए कि पर्टिकुलर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो, विद इन 3 मंथ्स आप कोई भी ऑब्जेक्शन हो जो रेज कर दो। फिर सेक्शन नंबर 22 है करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन। पता लगा कि इसमें थोड़ा सा इश्यू है, ये फर्क है, ये फर्क है, उसका करेक्शन करवाना है सेक्शन नंबर 22 में। एंड द लास्ट वन इज अबाउट सेक्शन नंबर 23, विच इज फाइनल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, करेक्शन अमेंडमेंट ये सब क्या है, दो बहुत शानदार केस भी देखेंगे। इससे पहले आप सेक्शन नंबर 27 देख लो। एक सिंपल भाषा में क्या लिखा हुआ है, नो एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। बहुत करेक्ट और बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 27 subsection 1 that there will be no action for any kind of infringement which is related to unregistered trademark। आपको रजिस्टर करना है अपने ट्रेडमार्क। आगे क्या है, no person will be entitled to institute any proceeding to prevent or recover damages for infringement of unregistered trade। ठीक है, कोई डैमेज इमेज नहीं। अच्छा, तो फिर तुमने बोला कि इसका मतलब तो कोई, मतलब अगर रजिस्टर नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं सर। तब
सेकंड पिक्चर जो दिमाग में आती है या जो कंसेप्ट काम की चीज है वो आती है पासिंग ऑफ। ध्यान रखना, जब हम पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं इन्फ्रिंजमेंट, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि किसी न किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को गलत यूज किया गया है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इन्फ्रिंजमेंट। अगर हम बोले पासिंग ऑफ, इसका मतलब ये है किसी की मार्केट में पर्टिकुलर जो सिंबल है, पर्टिकुलर जो ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर तो नहीं है, पर उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, मतलब पर्टिकुलर जो सिंबल है, ट्रेडमार्क है, उसको गलत तरीके से यूज किया गया। So whenever there is breach of provisions related to registered trademark, we say it as infringement. But when it is related to unregistered trademark, the concept of passing off comes into existence. So now we will see what exactly is the passing off. ठीक है, एक सेक्शन 31 भी साथ में ही याद रख लेना। सर वाकई में रजिस्ट्रेशन के बाद तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, इसको ही होता है। वाकई मतलब व्हाट इज वाकई, टाइप करो। सर बाकी मतलब इसमें पेटेंट और कॉपीराइट वगैरह में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो सेक्शन 24 या 25 है ना, उसमें शायद कॉपीराइट में या पेटेंट में है। हाँ, वो सारे सेक्शंस भी इसमें भी बहुत हद तक है। बट ये है कि आई पर्सनली फील कि उस लेवल का पूछा नहीं जाएगा, इसलिए जितना इम्पोर्टेंट है मतलब उतना ही। वो तो देखो, हमेशा नेचुरल जस्टिस तो हर चीज में फॉलो होता है कि फाइनली आई वाज, आप बहुत सारी चीजें लाइक, ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन जो हुआ है, लॉजिकली सोचे कि दिस वाज पर्टिकुलरली डन इन इंडियन न्यूज़पेपर्स। आई वाज लिविंग इन यूएस एट दैट टाइम, बट माय कंपनी वाज ऑपरेटिंग हियर इन इंडिया। नाउ फाइनली आई कम टू नॉलेज अबाउट दिस। तो ये चीजें नेचुरल जस्टिस के अंडर तो होती है कि भाई नहीं पता था तो नहीं पता था, वो तो उसको करना तो पड़ेगा ही ना ऑब्जेक्शन बाद में। डिपेंड्स ऑन कंपनी, कंपनी की साइज क्या है, किस चीज की है, बहुत सारे factors के depend। अब इंपॉर्टेंट काम की चीज है सेक्शन नंबर 27(2). वन में हमने क्या कर दिया, वन में हमने साफ साफ कह दिया कि जिसका भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है उसको हम कोई भी फायदा नहीं देंगे, वो कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं कर सकता है डेमेजेस में। ठीक है, 27(2) में कंसेप्ट आया पासिंग ऑफ का। ये बैरक की लैंग्वेज है, इसको एक बार जस्ट पढ़ेंगे और फिर मैं पासिंग ऑफ को बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है नथिंग शैल अफेक्ट राइट्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर पासिंग ऑफ, पासिंग ऑफ goods or services as goods of another person or as services provided by another person। बहुत सिंपल बस है। तो यहाँ पास क्या है, पासिंग ऑफ मैं बताता हूँ। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो आई हैव लिव्ड इन लोनावला, ठीक है, पुणे के पास लोनावला पड़ता है। मे बी शिवांगी कभी घूमी हो, बिकॉज शी इज फ्रॉम नॉर्थ। वहां पे चिक्की बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब पीपल, टॉप बिजनेसमैन एंड एवरीवन कम्स देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड वहाँ पे चिक्की बहुत फेमस है, ठीक है। तो वहां पे जो पर्टिकुलर चिक्की का ब्रांड है मगनलाल चिक्की के नाम से, उसमें से एम ऐसे करके लिखा जाता है, वो का प्रॉपर ट्रेडमार्क ना रजिस्टर हो, पर उनकी गुडविल और उनकी रेपुटेशन इतनी हाई लेवल की है कि जो बाकी ब्रांड है मार्केट में, अगर आप बोलोगे मगनलाल चिक्की, तो उसकी चिक्की मतलब चिक्की में अलग अलग ब्रांड आते हैं, उसमें मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तिल वाली चिक्की, ग्राउंड मूंगफली वाली चिक्की है। तो वो उनका टर्नओवर बहुत हाई लेवल का होता है। मान लो महीने के 50 लाख प्रॉफिट है, 10 करोड़ का टर्नओवर। अब मेरे को भी मगनलाल चिक्की जी खोलना है, तो एज पर दैट रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, मेरे को उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और उनकी इच्छा होती है फाइनली वो मेरे को फ्रेंचाइजी दे या नहीं दे, क्योंकि उनके वहां पर्टिकुलर हिल स्टेशन पे कम से कम 50 शॉप है टोटल, अलग अलग हिल स्टेशन, क्योंकि पूरा एरिया है बॉलीवुड के स्टार्स के वहाँ बंगलो वंगलो सारे होते हैं। तो इनफैक्ट धर्मेंद्र पाल जी, हेमा मालिनी तो वहीं हमेशा ही रहते हैं। मतलब when I used to go for running, शिवांगी बस भी रनिंग, बहुत अच्छा सुंदर हिल स्टेशन। तो अब उस इस पर्टिकुलर में देखो, अब अगर कोई वहां पे एम को ऐसे मोड़ के लिखे मगनलाल के नाम से, तो चाहे वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो नहीं है, पर मार्केट में उसकी इतना बड़ा नाम है, इतने सालों से वो चल रहा है, 40-50 साल से।
सिंस 1989 ऐसे वो लिखते हैं अपने चिक्की के ब्रांड पे। अब मैं उनसे बिना परमिशन के और उनसे बिना फ्रेंचाइज लिए मगर मगनलाल के नाम से बेचूं चिक्की, तो पूरे मुंबई तक महाराष्ट्र तक न्यूज क्या रहेगी कि यस इट इज ब्रांड ऑफ मगनलाल। अच्छा, उसका फर्क पड़ता है। फर्क उसका ये पड़ता है कि उसके टच में ही जो शॉप है ना, बाकी रतन है और भी शॉप है, उनकी चिक्की मिलेगी 300 रुपीज में ½ केजी। मगनलाल की चिक्की मिलेगी आप 500 केजी में हाफ, 500 रुपीज में ½ केजी। इस लेवल की उनकी रेपुटेशन है, उनके उस ब्रांड के नाम की वजह से। तो अब इस केस में भले ही वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं हो, वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, बट देर इज अ level of reputation and goodwill in the market of that particular brand, that if anyone else uses that particular name, it will give a message to the public कि ये उसी ब्रांड की है। तो पासिंग ऑफ में आपको 3 चीज प्रूव करनी पड़ती है। पहली, मिस रिप्रेजेंटेशन, कि किसी दूसरे ने आपका ब्रांड से मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। दूसरी, आपका गुड रेपुटेशन होनी चाहिए टॉप की। सर ये जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड ना हो भले ही, पर इसकी रेपुटेशन बहुत हाई लेवल की है, हमारा इतना टर्नओवर है पूरे लोनावला में, पूरे महाराष्ट्र में इसको इस नाम से जानते हैं। एंड द थर्ड वन इज डैमेज। डैमेज बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला डैमेज तो ये हो गया कि अब वो जो पर्टिकुलर इंसान चिक्की बेचेगा, उसकी तो वो रेसिपी नहीं होगी जिस पर्टिकुलर रेसिपी से ये चिक्की बनाता है। तो अब वो जो आदमी टेस्ट करेगा वो क्या सोचेगा कि यार ये बेकार है, क्या ब्रांड है इसका, फालतू का ही नाम है मगनलाल मगनलाल। तो उसकी मार्केट रेपुटेशन डाउन होगी, उसकी एक्सेस टू कस्टमर्स डाउन होगा, जहां जितने कस्टमर उसके पास आने चाहिए थे उससे आधे बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ। कहने का मतलब, अगर किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो वो तो अपनी दुकान पे बाकायदा सर्टिफिकेट लगा के रखेगा, या फिर उसके पास रहेगा कि भैया ये ट्रेडमार्क है मेरा, और बिकता है पूरे इंडिया में, मार्केट में, वर्ल्ड में। बट अगर किसी का ट्रेड, तो वो तो डायरेक्टली इंफ्रिंजमेंट में केस फाइल करेगा अपना, मेरा ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट है, इस पर्टिकुलर इंसान ने यूज किया है, कोर्ट डायरेक्ट होते। पासिंग ऑफ के कंसेप्ट में आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत वीक केस बनता है पासिंग ऑफ का। पासिंग ऑफ में तो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, आपकी खुद की गुडविल रेपुटेशन प्रूव करनी पड़ेगी, और आपको डैमेज हुआ है ये भी साथ में प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो डिफेंस मिलेगी। इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। क्लियर हुआ? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये क्या, यही एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में होता है। एक बार मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दो इतना क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके बाद में समझने वाली चीजें बहुत कम बचती है, और मैं जीआई को तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, है ना। पासिंग ऑफ समझ में आना चाहिए आपको, मतलब जनरली भी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये केस लो सिर्फ आपको नाम ही नहीं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, है ना। ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, अपने भारत पे के तो डॉन आपको पता ही है सब, कश्मीर ग्रोवर, वन ऑफ द फाउंडर उन्हीं का है भारत पे। तो इस पर्टिकुलर केस में फोन पे पहले था, तो फोन पे ने जो PAY वर्ड होता है ना, PAY, मतलब समझ जाओ तुम। या ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो बता सकते हैं। ये मान लो PAY है, तो फिर फोन पे ने सिर्फ इतना सा चेंज किया था कि वो उसको PE लिखता था। फिर देन दोनों फिनटेक कंपनी है, दोनों की दोनों फाइनेंशियली टेक कंपनी है। तो अब भारत पे जब बना, तो भारत पे ने क्या किया, भारत पे ने भी अपना नाम लिख लिया भारत और पे। इस पे फोन पे ने पर्टिकुलरली ये केस किया कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हमारा ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, पे तो हमने किया। डिस्प्यूट ओवर पे वर्ड, बहुत फिनटेक कंपनी थी, फोन पे ने बोला यू आर यूजिंग माय वर्ड पे टू भारत पे, फोन पे लॉस।
फोन पे ने लॉस्ट किया, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सर ये जो फोन पे है ना, आप इसमें सिर्फ ये पे वर्ड की ब्रांडिंग नहीं करते थे, ठीक है, ये पे वर्ड नहीं चलता था, आपको पूरा ये पे ऐसा लिखा हुआ ये सर्कल, इस पूरे की पर्टिकुलरली आप करते थे। और दूसरी बात ये अनरजिस्टर्ड, और एज ए होल आप उसको एडवर्टाइज करते थे, ठीक है। तो ऐसे फिर भारत पे को भी अलाउड किया गया कि आप भी वर्ड पे यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है बड़ी बात, है ना। एक नाउ जस्ट ये समझाने के लिए, आपको कोई डिटेल्स याद नहीं रखनी। सेकंड था आईटीसी वर्सेस नेस्ले, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ। आई हैव जस्ट रिटन दीस टू केसेस। इसमें क्या था, आईटीसी कंपनी है, आईटीसी का एक प्रोडक्ट है yippee मैजिक मसाला। yippee जो उनका नूडल्स आता है शायद, सनफिश yippee ऐसा लिखा हुआ है, तो पहले से चलता था। उस पे वो लोग साइड में लिखते थे मैजिक मसाला, क्योंकि वो जो मसाला यूज करते थे ना उसमें, उससे उसका टेस्ट में बहुत शानदार फर्क था, तो पर वो लिखते भी थे पर्टिकुलरली। नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी, मैगी ने भी लिखना चालू कर दिया मैजिक मसाला। आईटीसी ने उस पर केस किया कि आप हमारा ये यूज कर रहे हो वर्ड। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने वही बोला जो वहां फोन पे के साथ बोला था कि सर आप पूरे नूडल्स पे एडवर्टाइज करते हो, आपने कोई मैजिक मसाला पे पर्टिकुलरली वो नहीं ले रखी है रजिस्टर्ड, ठीक है। आपका पूरा जो yippee नूडल्स जो है सर, उस पे आपका है ट्रेड, जो भी प्रोडक्ट आईपीआर उस पे, तो इसमें फिर मैगी को अलाउड किया गया मैजिक मसाला नाम यूज करने को। ऐसे चीजों में आपका वो यूज होता है पासिंग ऑफ, ये हमारी रेपुटेशन डैम हुई है, हमें डैमेज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब उसमें रजिस्टर, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मोटा बस ये, इंफ्रिंजमेंट मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का हुआ है ब्रिज, और अनरजिस्टर्ड का हुआ तो पासिंग ऑफ कर सकता है। पासिंग ऑफ में तीन एलिमेंट प्रूव करने, मिसरिप्रेजेंटेशन, गुडविल या रेपुटेशन का लॉस, और डैमेजेस। ये देखो, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट होता है सेक्शन 29 एंड 30, और अनरजिस्टर्ड का होता है पासिंग ऑफ। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखा है यहाँ से कि व्हेन अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज, कब इन्फ्रिंज होता है, पर्सन नॉट ऑथराइज टू यूज, जब आपको ऑथोरिटी नहीं है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा ऑथोरिटी। सेकंड क्या है, यूजिंग आफ्टर लिटिल अल्टरेशन और एडिशन। थर्ड इज व्हाट, मार्क इज डिस्क्रिप्टिवली सिमिलर और आइडेंटिकल टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये तो एग्जांपल्स दिखाए भी थे और बताए भी थे, डिस्क्रिप्टिवली सिमिलर। ये देखो, नाइक को अगर माइक लिख दोगे, बिस्लेरी को तो मैं तो, आई हैव आई हैव ट्राइड टू बाय बिस्लेरी बोतल फ्रॉम सो मेनी शॉप्स ऑफ जयपुर, ज्यादातर के पास बिलसेरी होती है, बिलसेरी होगी, हिंदी में लिखा होगा कुछ ऐसे मात्रा लगा के, मैक्सिमम ऑफ देम। अच्छी रेप्यूटेड शॉप पे जाओ तो ऑब्वियसली बिस्लेरी मिलेगी आपको, बट ऐसे जो छोटी छड़ी वाली शॉप होती है रोड पे, ज्यादातर के पास बिलसेरी और ये सब, ठीक है। एडिमास, डिडाडास, एबिडास, अबिडाबा, ठीक है। ये पाजी का बहुत फेमस केस भी है। स्टारबक्स को उन्होंने बना दिया था सरदार बक्स कॉफी, और चली भी थी शानदार। और केस को नहीं देखेंगे अपन डिटेल में, जस्ट टू टेल यू व्हाट इज ट्रेडमार्क इन केस। आगे क्या लिखा है, बर्गर सिंह इन लखनऊ, ओके, बर्गर सिंह इन लखनऊ, बर्गर सिंह, ओके, ओके, ओके। एक चीज ये पता होना चाहिए कि इन्फ्रिंजिंग ट्रेडमार्क मस्ट बी रिटन और प्रिंटेड। अभी दिमाग में ओरल बोला, मैं तो ओरली हमारे श्याम जी की कचौरी बिकती है और सारा गांव खा रहा है, सारा शहर श्याम जी की कचौरी खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेडमार्क हो गया। किसी तीसरे ने बोला कि मेरे भी श्याम जी की कचौरी के नाम से दुकान है, इसका मतलब वो इन्फ्रिंज कर दिया, ठीक है। रिटन प्रिंटेड होना चाहिए कम से कम, लिस्ट मिनिमम। अब क्या है, व्हेन ट्रेडमार्क इज नॉट इन्फ्रिंज, कब, सिंपल सी बात बोलूं, ट्रेडमार्क से क्या लिखा है, यूज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज एज दोस ऑफ प्रोप्राइटर। अब मैं हूँ, शानदार शूज की दुकान है मेरी, तो शूज की दुकान के बाहर क्या करूंगा,
मस्त लेवल प्रिंट चिपकाऊंगा। एडिडास के शूज सभी प्रकार के जूते उपलब्ध हैं। एडिडास, नाइकी, रिबॉक, और आजकल वो शूज अच्छा आता है, स्पेंसर, रेड टेप। तो ये सारे यूज ऑफ ट्रेडमार्क है फॉर आइडेंटिफाइंग गुड्स और सर्विसेज एज दोज ऑफ प्रोप्राइटर, यूज इन अकॉर्डेंस विद ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल मैटर्स। वो तो मैंने बताया, ऑनेस्ट प्रैक्टिस कोई चीज होती है किसी चीज का, तो उससे कोई वो नहीं है। देन नो अनफेयर एडवांटेज और डेट्रीमेंट टू रेप्यूट ऑफ ट्रेडमार्क, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया एक जेन्युइन पर्पस के लिए, तो भी इट्स ओके। द लास्ट इज अबाउट रेमेडीज, क्रिमिनल एंड सिविल। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से याद रखना है। हाँ भाई, जब क्रिमिनल रेमेडीज हो तो क्या होगी, फाइन हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, सजा हो जाएगी। सिविल रेमेडीज में क्या होता है, रिलीफ फॉर इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ इंजंक्शन, डैमेजेस। इंजंक्शन आपको कॉपीराइट में भी बताया था। परमानेंट इंजंक्शन चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में चले जाओ, 38 39 परमानेंट इंजंक्शन देता है आपको, जिसको परपेचुअल भी बोल लेते हैं। और अगर टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए आपको, तो ऑर्डर 39 रूल 1 ऑफ सीपीसी में चले जाओ। यहाँ पे रूल 1 और 2 दोनों काम में आ जाएंगे और आपको इंजंक्शन मिल जाएगा। डैमेजेस ले लो। ठीक है, ये सारी आपकी सिविल रेमेडीज। समझ में आ गया इतना? बताओ। ट्रेडमार्क में मुझे नहीं लगता, मेरे को लगता है ओवरऑल आपको आईपीआर भी अब समझ में आ जाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ में भी आईपीआर बहुत अच्छे से आ गया होगा। स्कोप अच्छा है आईपीआर का वैसे, पीपल डू प्रैक्टिस। क्योंकि फिर हम जीआई चालू करेंगे अब। दीपांकर, आकांक्षा, निशांत, शिवांगी, सोनल, तानिया, अनुभा एब्सेंट है, सबरीना एब्सेंट है, स्मृति एब्सेंट है। स्मृति मोस्ट कंसिस्टेंट है, फिर भी एब्सेंट है। तो नहीं गया कोई? बोर तो नहीं हो गया ना कोई आजकल, क्योंकि पिछले आज अपना 6th डे है क्लास का, आईपीआर से रिलेटेड। बोर वोर तो कुछ नहीं होना, सब एकदम पिक्चोरियल वे में पढ़ाते हैं अपन तो वैसे। ठीक। हाँ, नहीं सर, ठीक है, मैं वही सोच रहा था शिवांगी को क्या आजकल टेंशन हो रही है क्या कुछ। क्या लग रहा है, मतलब कब एग्जाम होगा, ऐसा कोई पेशेंस वेशेंस की ऐसा हो रहा है क्या भाई, कब अटेम्प्ट देंगे, टाइम निकलते जा रहा है लाइफ में, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को कि हे भगवान कब मेरा एग्जाम होगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मैं सेटल्ड होंगी, ऐसा तो नहीं है किसी के एकदम? लग रहा है सर, बस टेंशन हो रही है। ओके, सोनल दिसंबर 10, हाँ जी सर, अच्छा अच्छा, हाँ आई कैन सी। हम भी सुना आज, इसके बाद ज्यादा लग रहा है। कोई नहीं शिवांगी, आज का मैसेज यही था। पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये दिख रहा है क्या ये आप? ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना। अच्छा, आप सबसे पहले यही नोटिस कर अच्छा। आ, क्या लिखा हुआ है वो? हाँ, सही लिखा हुआ है। गुड थिंग्स टेक टाइम। हमारी कॉर्पोरेट की जॉब होती, हम मेल सेंड करते, इंटरव्यू देते, एक वीक में अपॉइंटमेंट हो जाती, जॉब लग जाती, जॉब लग गई, जॉब लग गई, है ना? अच्छी चीजें जो होती है, समय लगता है और बहुत समय लगता है। बट आप सही जगह पे हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही दिशा में हो। जुडिशियरी तो अल्टीमेट टारगेट है ही अपना सबका, इंक्लूडिंग मी। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेना, अपने करियर को सिक्योर कर लेना टाइम पे, वो भी बहुत अच्छी बात है। और सही डिसीजन है ये बिल्कुल। आरजेस जैसे ही हुआ ठीक है, इंस्पाइट ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज, डिसीजन ले लिया फटाफट की यस नेट क्लियर करना है, जीआरएफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
So Nishant is saying कि so it's my demo, but I feel today that you are so motivating. Yes, Nishant. बच्चे जो है उनको विश्वास दिलाना है कि यस आपको जेआरएफ करना है और वो क्लियर करके ही रहना है। ये मेरा सोल इंटेंशन है। एंड पर्सनली आई फील मैं भी मोटिवेटेड हूँ, डिसिप्लिन हूँ, क्योंकि मुझे पता लग जाता है इतना तो बच्चा का जब आवाज या रिप्लाई नहीं आता तो समय लगता है, और बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको एक बात बताओ, आप तो फिर भी राइट डिसीजन लियो, बहुत सही डिसीजन लिया आपने। आई पर्सनली नो मेनी मेनी पीपल, द वर्स्ट केसेस, जयपुर में पुराने हैं जानते हैं, ऐसे ऐसे केसेस जानता हूँ जिन्होंने दो दो बार यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, एज हो गई 32 की, और फाइनली ना नौकरी हाथ में है, ना फाइनेंशियली स्टेबल है, और पीछे देखते हैं तो लगता है कि किस समय निकल गया। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ये माइंडसेट नहीं रखना है, या तो कलेक्टर या कंडक्टर, बैकअप इज बेटर ऑलवेज। और हो जाएगा पक्का, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो आप, अच्छे से हो जाएगा। टाइम है बेस्ट। सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ आपको, बहुत शानदार। कभी कभार फील होता है क्वेश्चंस कम है, लेकिन सर आपका क्लास में बहुत मोटिवेटेड फील होता है। थैंक यू दीपा। हाँ देखो, जानना पेशेंस, पेशेंस बोलना इजी है और मेंटेन करना बहुत हार्ड है, बट रखना आप बहुत अच्छे से मेंटेन रखना अपने पेशेंस को, बिल्कुल अंदर दबा के। मैं जब पढ़ता था ना तो मेरी दादी मेरे को बोलती थी कि कोई कितने भी ताने दे, यहाँ से दांत दबा लेना और सुन लेना उस वक्त कि कोई बात नहीं, आज अपना टाइम नहीं है, सुन ले, बट टारगेट चेंज मत करना डर पे। व्हाट वी डू इज दैट सोसाइटल, आज पर्टिकुलरली आज के टाइम पे ऐसा सोसाइटल प्रेशर होता है, रिलेटिव सोसाइटल एंड इंक्लूडिंग फैमिली समटाइम्स, कि है ना, इंसान टारगेट ही बदल देता है अपने, या अनफॉर्चुनेटली वो क्विक डिसीजन ले लेता है अलग। हाँ गीता, आई कैन अंडरस्टैंड। सही, गीता जी बोल रहे हैं कि सर सही डिसीजन सही समय ले लो तो काफी चीजें बदल जाती हैं, बट डटे रहना है बिल्कुल। कोई ज्यादा, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत बहुत एवरेज से भी कमजोर इंसानों को बहुत अच्छा करते हुए देखा है लाइफ, बहुत अच्छा। और आपको भी अब धीरे धीरे फील हो गया होगा बहुत सारे जो, कि ये जो स्ट्रीम है लोग का, इसमें इंटेलिजेंस और ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, आप में कितना पेशेंस है, कितना डिसिप्लिन है। चीजें वक्त मांगती है, जो वक्त दे देता है वो हो जाता है। बस उस वक्त एकदम ऐसे रखना है दिमाग में कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब हो जाएगा सही से। राइट सर, ये तो है, वही वही, टाइम लगता है। बस अपने आप को से याद दिलाना है। मेरी दादी, मैं जब पढ़ता था, वो तो अभी भी पढ़ते हैं, बट इन्फिनिटली अब कोई बोलता नहीं है ऐसे कि क्या करे, सबको पता है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, पढ़ाता भी है, और कोई जॉब भी नहीं करनी पड़ रही है, सारा अपने आप। सो वो एक टाइम ही होता है जब आपको सब, और जब परेशान करते हैं तो करते हैं फिर, ये और खास बात है। सारे ही करते हैं फिर, आप सबको ऐसा लगता है कि बस आप में ही नहीं है क्वालिटी कुछ, बाकी सब में सब अच्छी क्वालिटी है। इट्स हार्ड ट्रूथ, बट है ऐसा। इसलिए सर मैंने आपको स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था कि भले ही 30 मिनट आएगा बट क्लास जरूर ले लीजिए, क्योंकि क्लास आकर एक अलग लेवल का ही एनर्जी फील होती है। हाँ वो तो सही बात है, होती है। हम तो देखो पुराने हो चुके हैं आप और हम, सीख सीख जाने लग गए हैं, इसलिए मुझे पता है इन चीजों का। बट अपने आप में पैसेंस रखना बहुत है, मैंने तो बहुत डायरेक्टली फेस किया है इन चीजों को। मतलब जब आपका टाइम होता है ना, जब आप कैपेबल नहीं होते हो, तब लोग आपको चाहे किसी से भी जज कर ले, आपको लुक से जज कर देते हैं, आपको कैसी भी चीज से जज कर सकते हैं। अच्छा हो गया, यहाँ से एलएलबी करके आया है, लगा दिए घर वालों के 10-15 लाख रुपए, अब क्या, बहुत बड़ा होशियार बन जाता तू तो। बट उसको समझाना अपने आप को कि ठीक है, टाइम है, निकल जाएगा, और निकल जाता है, फिर बाद में कोई बोलता भी नहीं है। मैं खुद ही शौक रहता हूँ कि यार अब तो सब पूछते थे पहले, तो अब कोई नहीं पूछता, तो हो जाएगा। कोई नहीं गीता, इस बार आपका पक्का करवा देंगे नेट, कोई दिक्कत नहीं।
और मदालसा मैम भी कितने बार मैसेज करते हैं, वो तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है नीली जोधपुर नेट की। सर रिजल्ट कब आएगा, मेरा 204 पे स्कोर है, मैडम आगे हो जाएगा आपका, JRF हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सही जगह पे हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो और सही इंसान के पास हो। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम खींच लूंगा आपके साथ। बस। हाँ जी। हाँ, थैंक यू दीपा। आई आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू। हो जाएगा आराम से, आई एम डैम श्योर। मेरे से वर्स्ट आई गेस आपने बहुत कम ने फेस कर रखा होगा, अगर कर भी रखा होगा। मेरी तो बहुत अलग टाइप की है, पर मुझे पता है निकाल लूंगा। सर आपका नेट मिलने पहले जो फील होता था, अब आपका नेट 2 टाइम्स मिलने के बाद क्या फील होता है? दीपांकर बोल रहे हैं कि सर आपका जब नेट नहीं हुआ था और अब क्या फील होता है। दीपांकर सच बताऊं, मैन में मोटा मोटा फर्क ये है कि आप मेरा नेट 2 टाइम्स नहीं, मेरा JRF है, सबसे बड़ी बात वो है। क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली ये था कि हे भगवान कैसे भी JRF हो जाए तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू। बिकॉज तो फील ऐसा होता है दीपांकर कि यू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आपके पास लाइफ में बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं। चाहे वो किसी भी एंगल से ऑप्शंस देख लो आप। अपनी जो अपनी पर्टिकुलर उम्र में जो अपने को चीजें की जाती हैं, जज किया जाता है, वो सब नहीं होता। लोग आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं और आप नेचुरली अच्छा फील करते हो, खुश। मतलब बेयर मिनिमम किया है, आई पर्सनली फील मैंने बेयर मिनिमम किया है कि एक सही उम्र में सही सेटल हो जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना इज बेयर मिनिमम यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो एक मेरा ये था कि मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। आई डोंट कम फ्रॉम वेरी हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड। तो ये मेरा दिल वैसा था कि यार पापा के लिए मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें सॉल्व हो जाती है, आप नेचुरली खुश फील करते हो कि हाँ जिनके लिए कुछ कर पा रहे हो। हाँ, तो बहुत हद तक हो जाती है, चीजें अच्छी हो जाती है। बट हाँ ये भी है ऑन द अदर साइड, आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, मेरी भी बहुत सारी है कि ये करना है, एग्जाम के लिए करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और मिस्टेक्स भी दिखती हैं कि यहाँ मिस्टेक की इसलिए ऐसा हो गया। बट ओवरऑल यू फील बेटर, काफी खुश भी रहते हो कि ठीक है, एक बेयर मिनिमम अपन ने कर लिया। और आपका भी हो जाएगा, समय की बात है वो। समय दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये भी तो देखो कि सितंबर 2020 में पढ़ाई करना चालू की थी, उसके बाद कभी कहीं नहीं गया। कितने ताने सुने हैं लोगों से, बट कभी आंसर नहीं किया जाता, रिप्लाई नहीं किया, सुनते रहे। जी चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट आगे। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मेरे को मेन बात ये बतानी थी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, विच इज मच इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो फैक्चुअल बेसिस आया था कि आपके इंडेक्स से आए। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट बिफोर आई स्टार्ट विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो इसका पर्टिकुलर यूज क्या है वो मेरे को बताना है। सी, these are the geographical indications granted by Indian Patent Office in 2017-18। इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। क्या है जीआई? फर्स्ट ऑफ ऑल, if you see any kind of intellectual property, IPR, whether it's copyright, whether it's trade, whether it's patent, whether it's trademark, these are all called as public property, sorry, private property। मेरा बिजनेस है, मैंने ट्रेडमार्क फाइल किया, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने डिस्कवरी की, इन्वेंटरी स्टेप लगा के पेटेंट फाइल किया, मेरा है। जीआई सबसे पहली बात है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर इंसान के नाम से जीआई नहीं होती। एक एरिया को गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, समझ रहे हो। आंध्र प्रदेश के अगर ये जो बनागन पाले मैंगो है ये फेमस है, तो उस एरिया में जो भी होंगे वो है। बीकानेरी भुजिया है तो बीकानेर की भुजिया हो गई। रतलाम की सेव है तो रतलाम की सेव हो गई। राइट राइट, एग्जैक्टली शिवांगी, वेरी करेक्ट। फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड लोकल एरियाज। मेन जीआई का यूज ये है कि जिस पर्टिकुलर वर्ड में, एरिया में, सो जीआई वहां दी जाती है जहां पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक रेपुटेशन हो, एक स्टैंडर्ड हो क्वालिटी का, उसके अपने आप में एक यूनिकनेस हो। यार वहाँ के आम कितने फेमस है, कश्मीरी एप्पल, यार कश्मीरी एप्पल लेके आना। उससे क्या होता है, उस चीज को ब्रांडिंग मिलती है, वहाँ के लोगों को
मीडियम एमएसएमई जो होता है ना, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो बोलते हैं, मिडिल क्लास बिजनेसमैन होते हैं छोटे छोटे, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज से। जैसे कि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कड़कनाथ का मुर्गा है, वो जीआई से पहले 300, कड़कनाथ मुर्गा का ये फाइनली हुआ था कि इसमें बहुत प्रोटीन आता है, और उसके कड़कनाथ ब्लैक कलर का मुर्गा आता है, शानदार था। तो उसको 300 जो उसका प्राइस था, वो बाद में 500-600 रुपीज पे बिकने लगा। ये फायदा है जीआई। दार्जिलिंग की टी, अपन बोले यार दार्जिलिंग गया चाय नहीं लाया तो क्या लाया, कश्मीर गया एप्पल नहीं लाया, तिरुपति गया लड्डू नहीं लाया, अरे लोनावला आया मेरी जगह और चिक्की। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। whenever I come to राजस्थान फ्रॉम लोनावला, एटलीस्ट मेरे को 5-10 बॉक्स सारे भर के लाने पड़ते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर मंगा लेता है। और जब इंटरेस्टिंग, जब यहाँ राजस्थान से वापस पुणे या महाराष्ट्र में अपन जाते हैं, तो महाराष्ट्र में मंगवाते हैं वो सांगरी की सब्जी जो होती है, जोधपुर की तरफ राजस्थान में जो सांगरी लगती है, वो बहुत महंगी आती है, उसको सुखा उगा के 800-900 की जो मम्मी मेरे को लाके देती है। तो वो वहां पे फेमस है, जीआई का कमाल है। कैर सांगरी, वेरी राइट। यस, ये सांगरी की। तो ये जीआई का यूज, मतलब समझ में आ गया जीआई किस लिए चाहिए। जीआई इसलिए चाहिए कि वहां के जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन होते हैं छोटे छोटे, उनको फायदा मिलता है। नागपुर की संतरा है, कश्मीर का ये पश्मीना है, कांगड़ा पेंटिंग्स है, देन ये देखो गोविंदो बॉब राइस वेस्ट बंगाल के हैं। ओके, देखो जीआई इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। ये सारी चीजें आपके मध्य प्रदेश, अगर तुम में से कोई है, बगड़ू ब्लॉक प्रिंटिंग, करेक्ट, बगड़ू ब्लॉक प्रिंटिंग, वेरी करेक्ट, आकांक्षा सही बोल। ये सारे अपने जीआई है। ठीक है, ये मेरे को मैंने समझाना था। इसके अलावा जीआई एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं है, ये मेजर डिफरेंस है। उसके तो बेसिक कंसेप्ट है, उसके अलावा तो आ जाते हैं जीआई में। गाइस, दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्ड। आपको दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग वाला सिंबल? सो सी, देर आर टू डेफिनेशंस ऑफ जीआई। आर्टिकल 22 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट का आर्टिकल 22 क्या बोलता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर इंडिकेशंस which identify a good as originating in the territory of a member or a region or locality in that territory where a given quality, reputation, or other characteristics of that particular good is essentially attributable to its geographical origin। एक शानदार क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हो इस जगह में, कड़कनाथ मुर्गा में हाई लेवल का प्रोटीन है, यहाँ की संतरा में बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसे एक हर चीज की क्वालिटी होती है, उस हिसाब से जीआई दिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, ये आपके दोनों इस बार क्वेश्चन पूछ लिए थे पीवाईक्यू में। इस सेक्शन 2E जो है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को डिफाइन करता है, और 2F जो है वो गुड्स को डिफाइन करता है। देन बेनिफिट ऑफ जीआई क्या है? एनहांसेस द रेपुटेशन ऑफ गुड्स, बिल्ड्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, सपोर्ट्स रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको ये बहुत सपोर्ट करता है। देन प्रिविलेंट फ्रॉडुलेंट यूजेस दैट इंडिकेट ओरिजिन। इसके साथ ये भी है कि मान लो रतलामी सेव को जीआई का टैग है, अब और कोई रतलामी सेव के नाम से बेचने लगे कहीं भी, तो हम फटाफट बोल सकते हैं भैया ये जीआई टैग है इस पर्टिकुलर लोकेलिटी का, आप इस नाम से नहीं कर सकते। तो वो इन्फ्रिंजेंट हो गया, है ना। ये है, ये फ्रॉडुलेंट यूज को भी प्रिवेंट करता है। इसके आगे है, जीआई इज पब्लिक प्रॉपर्टी सो इट कांट बी लाइसेंस्ड, सोल्ड, असाइन अदर। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्ट्रेशन, इंफ्रिंजमेंट, पासिंग, वही तीनों कंसेप्ट है। एग्जैक्टली कॉपीराइट वाले कंसेप्ट ही होता है। अगर रजिस्टर्ड जीआई है
तो इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ का कंसेप्ट, ठीक है, एग्जैक्टली कॉपीराइट। अच्छा मेरे को चैट बॉक्स में बताओ टाइम क्या होगा जीआई का, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन। मैंने एक बार आपको समरी में बताया था ना कि हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कितना टाइम पीरियड है? 10 years, same as copyright, 10 years and then again renewed from time to time। ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, ये वाला सेक्शन आपको पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछा है डायरेक्टली, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वहां सेक्शन नंबर 7 लिख के पूछा था जो कि गलत ऑप्शन था, इसलिए ये लिखा है। और ये सेम वैसे ही है जैसे कॉपीराइट का है, कॉपीराइट का मैंने चैप्टराइजेशन दिखाया है ना आपको, सॉरी उसका ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क में भी यही था ना पहले, सबसे पहले ट्रेडमार्क में सेक्शन 18 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर विड्रॉ एप्लीकेशन था, फिर एडवर्टाइजमेंट था, फिर ओपोजिशन था, फिर करेक्शन था और फाइनली रजिस्ट्रेशन था। ये एग्जैक्ट सेक्शन है सारे, बस ये 11 से 16 है यहाँ पे, और ट्रेडमार्क वाले में थे 18 से लेके 23 थे। ध्यान रखिएगा ये सिमिलरिटी है दोनों। नाउ वेरी सिंपल, सेक्शन 21, नो एक्शन फॉर अनरजिस्टर्ड जीआई, एंड जो अनरजिस्टर्ड जीआई है उसको अगर बाई चांस प्रोटेक्ट करना है तो क्या है, पासिंग ऑफ का कंसेप्ट है। पासिंग ऑफ मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही समझा चुका हूँ। सेक्शन 22 में क्या है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अगर इंफ्रिंजमेंट हो तो रेमेडीज। मैंने खुद चाह के नहीं लिखी है क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दिखा दिया कि वहां पे ये नहीं पूछ रहा है वो कि कितने पेनल्टी लगी है, क्या फाइन अमाउंट है, वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं अपने टाइम पे नेट की तैयारी करता था तो मैंने एक दो बार बैठ के सारे पेपर को देखा था कि इंडेक्स बेस्ड कितने क्वेश्चन है 100 में से, और आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली इंडेक्स के बेस पे सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जिसकी इंडेक्स कमजोर होती है वो नहीं कर पाता है बोर्ड, इंडेक्स को सही रखना बहुत जरूरी है ना। ये वाला मैंने आपको दिखा दिया, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जिनको हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। उसके टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड्स पूछ लिए थे। मैं तो पर्सनली यही बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस तभी करना जब आपने सारा सब कुछ पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं बचता है। इंसान ज्यादा से ज्यादा उसको रीडिंग कर लेगा, अब वो ग्राउंड्स पे कभी काउंट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल एग्जाम में हमेशा 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अजीब से उठ के आते हैं और उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती। अल्टीमेटली ये नेट का पेपर है, जुडिशरी की तरह 80-85% कट ऑफ भी नहीं जाती है यहाँ पे। बीआरएफ के लिए भी 200 की कट ऑफ मानो, 210 कट ऑफ मानो, तो भी वो 300 में से लगभग लगभग 66%, 67% या मैक्सिमम 70% कट ऑफ जाएगी। इसलिए सही स्ट्रेटेजी काम की होती है बहुत ज्यादा। ये रिसेंट स्टूडेंट कौन थे, स्मृति थी और एक गीता थी, ये कौन सी जिनके पेपर 1 में 30 से ऊपर क्वेश्चन थे, जैसे आप लोग हो। कौन था? स्मृति तो थी, एक स्टूडेंट और था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिनके पेपर 1 में ऑलरेडी 30 से ऊपर क्वेश्चन सही थे। यस सर, आप ठीक है, हाँ। तो ऐसे लोगों को बोलना ये है कि भाई फिर आप अपना लो अच्छा करो, लो में कोशिश करो कि आपके 65-70 क्वेश्चन कम से कम सही हो, और बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने जितने भी लेक्चर्स डाल रखे हैं अच्छे से सारा देख लेना, समझ लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, उतना हो जाएगा। ये 3 पॉइंट पढ़ देता हूँ। तो प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ जीआई विच वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन, यूज ऑफ विच वुड बी contrary टू लॉ इन फोर्स एंड विच कंटेन्स एनी स्कैंडलस और ऑब्स्सीन मैटर। तो आई होप आपको बहुत लिमिटेड तरीके से जीआई समझ में आ गया हो, उसकी वैल्यू समझ में आ गई, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है वो समझ में आ गया। हम्म? आकांक्षा का आज एक डाउट था जो मैं व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छे से आंसर नहीं कर पाया, बट आई विल मेक इट रियली क्लियर एंड वेरी फॉर्मली दैट यू नो आकांक्षा, whenever any of the student purchase the course, my personal liability is that कि उस पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो और नोट्स अवेलेबल हो, क्योंकि गीता इन लोग को सबको भी बताया था, इट्स बाय डिफॉल्ट ऑल्सो, दैट्स व्हाट एवरीवन डज, कि वहां पे रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है वो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे लेक्चर्स होने चाहिए और साथ में नोट्स होने चाहिए। लाइव लेक्चर्स जो मैं करवा रहा हूँ इट्स माय चॉइस, जब तक मुझे ठीक लगेगा, मेरे पास टाइम है, मेरे पास कोई भी तो मैं करवा दूंगा, बट प्लीज डोंट एवर कंप्लीटली रिलाई ऑन लाइव लेक्चर्स। वो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब तक मैं करवा पा रहा हूँ करवा पा रहा हूँ, बाकी योर
थिंग इज दैट आपके सामने ऐप है, उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है प्रॉपरली, बिकॉज मोर और लेस आप किसी भी लेक्चर को उठा के देख लो, इंटरनेशनल लॉ को उठा के देख लो, एग्जैक्ट मैं सेम बोलता हूँ कि वो हैबिट में आ जाता है। तो उनको एक्सेस करना चालू करो और उनसे पढ़ना चालू करो, ठीक है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल बी हैविंग वन लेक्चर ऑन मंडे विच विल बी ऑफ थ्योरीज ऑफ आईपीआर, एंड उसके बाद में मैं एक बार कंसल्ट कर लूंगा। आई पर्सनली फील कि हम कंपनी लॉ चालू करेंगे, क्योंकि इंटर ओके यस ठीक है ठीक है। आकांक्षा अभी जस्ट एलएलएम पास हुए हो, तो अच्छे से मेहनत करना कि फर्स्ट में ही निकल के ले जाओगे यार, है ना। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में नेट होके जब एलएलएम का सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, तब जेआरएफ हो गया था और साथ में लकीली गोल्ड मेडल भी मिल गया था। सो आप भी कोशिश करना कि इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, ठीक है। ओके, आई होप आपको सारा समझ में आ गया है। आज हमने डिसाइड किया था 2 आवर्स, बट मैंने पर्पजली नहीं लिया। यहाँ आप अपना बेस्ट ट्राई करो, प्रेशर नहीं लेना है, किसी को भी प्रेशर नहीं लेना है। किसी भी टाइप का प्रेशर हमेशा गलत ही होता है। प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, एकदम खुश होकर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है बस। मैंने बहुत प्रेशर लिया है, प्रेशर ही प्रेशर, तो सही नहीं होता, प्रेशर मत लेना, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया है। देन नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे। आज वाले लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दिए हैं सारे, एंड किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को क्लास के बाद में पूछ लेना। निशांत, इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। So, thank you so much, everyone. Today we have completed trademark. Thank you so much, Shivangi, Nishan, Tanya, Gaurav, Akansha, Nirmala, Sonal, and everyone, Dipankar. And let's meet on Monday. You can just revise the content, whatever has been taught so far in IPR, and maintain the consistency. Do not take much pressure. Take care. Keep smiling. Goodbye.